बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। बुक डेटाबेस लेक्चर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 3 चलें स्टार्ट करते हैं। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल जो हमने पहले पढ़ा था कि मैंने बताया था कि हम आगे जाके रिलेशनशिप मॉडल को एक पूरा चैप्टर है जिसको हैंडल करेंगे, तो ये वो चीज़ है। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इज़ अ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी लॉजिक के तहत हमको डाटा रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल कहलाता है। तो इसको कैसे देखते हैं ये हम आगे देखते हैं। तो इसके ये देख सकते हैं, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पीटर चिन 1976। तो ये 1976 में पीटर चिन ने इंट्रोड्यूस करवाया था। ये क्या चीज़ है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ईआर मॉडल, यानी कि फ़ायदे क्या हैं ईआर किसी भी डाटा को इस मॉडल के तहत सेव करना या रिप्रेजेंट करना किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके फ़ायदे क्या हैं। कंसेप्चुअल सिंपलिसिटी, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ईआर मॉडल को फॉलो करते हुए अगर आप डाटा रिप्रेजेंट करेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन का तो पूरा सिंपल कंसेप्ट के साथ आपका माइंड क्लियर रहता है कि ये अच्छा ये चीज़ें ऐसे ऐसे हैं। फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी है इसमें। जो हमने फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम पढ़ा था या कोई और मॉडल पढ़े थे तो उनमें कुछ में विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, लेकिन इसके अंदर आपको विजुअली हर चीज़ नज़र आ रही होती है कि अच्छा ये चीज़ इसके साथ लिंक है, ये चीज़ इसके साथ लिंक है, अच्छा ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। तो आपको पूरा क्लियर हो जाता है कि अच्छा ये है। सिर्फ यानी कि सिर्फ टेक्स्ट या फाइल्स वगैरह नहीं होती, बल्कि आपको विजुअली हर चीज़ नज़र आ रही होती है जिस तरह कोई किसी पिक्चर में कोई चीज़ डिस्क्राइब की जाती है। फिर उसके बाद इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन टूल था, यानी कि ये इफ़ेक्टिव था किस तरह मुख्तलिफ टूल इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ चीज़ों को दिखाते थे। इंटीग्रेटेड विद रिलेशनल डाटाबेस मॉडल, इसको फिर जो रिलेशनल डाटाबेस मॉडल या रिलेशनल डाटाबेस मॉडल ऐसा मॉडल था जिसके अंदर हम हर चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ रिलेट करते थे और उसकी पूरी एक खसूसियत होती थी, उसकी अपनी भी जिसके साथ वो रिलेट करती थी उसकी अपनी भी। एक रिलेशनल डाटाबेस मॉडल भी था। जब हम ईआर मॉडल यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को फॉलो करते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ उसके अपने टूल्स हैं या कह लें उसके पार्ट्स हैं या उसके एलिमेंट्स हैं जिसको हम फॉलो करते हुए पूरा एक डाटाबेस बनाते हैं। जिस तरह हम कोई मकान बनाते हैं तो उसकी कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं कि ये चीज़ें फॉलो करके हम मकान बनाते हैं। फ़र्ज़ करें ईंटें, सीमेंट, सरिया, ये चीज़ें। तो सेम इसी तरह इसके अंदर भी इसके अपने बेसिक कुछ चीज़ें हैं, उनको वे देख लेते हैं ये क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आ जाता है एंटिटीज़। एंटिटीज़ क्या चीज़ है। एन एंटिटी इज़ ए पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकती है, थिंग या इवेंट या विच डाटा इज़ कलेक्टेड एंड मेंटेन। यानी कि किसी चीज़ के मतलब वो आदमी हो सकता है, वो जगह हो सकती है, वो चीज़ हो सकती है, वो इवेंट हो सकता है जिसके मतलब हम डाटा बनाएंगे उसको हम कहेंगे एंटिटी। इसमें आ सकता है ये एग्जांपल दिया पर्सन में क्या आ सकता है, टीचर के मतलब अगर डाटा है तो टीचर एक एंटिटी होगी, प्लेयर के मतलब अगर डाटा है तो प्लेयर एक एंटिटी होगी, डॉक्टर के मतलब डाटा है तो डॉक्टर एक एंटिटी होगी। सेम इसी तरह कंट्री, सिटी है, वहीकल है, टॉय है, फर्नीचर है, परचेज़ है, एडमिशन है, रजिस्ट्रेशन है, अकाउंट है, प्रोग्रामिंग है। तो ये सब चीज़ें एक एंटिटी कहलाता है। तो इसको एक ख़ास सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। एन एंटिटी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगुलर। तो इसको इस तरह की रेक्टेंगुलर होती है जिसके अंदर उसका नाम लिख दिया जाता है कि आप इस रेक्टेंगुलर को देख के कह सकते हैं कि ये एक एंटिटी है। एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स का मतलब है खसूसियात। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटी और कॉल द एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज़। यानी कि कोई पहले हमने एंटिटी लेनी है। एंटिटी मतलब कोई पर्सन या कोई चीज़, फिर उस पर्सन की कुछ ना कुछ खसूसियात होंगी, हम उन खसूसियात को कहते हैं प्रॉपर्टीज़ या एट्रीब्यूट्स। फॉर एग्जांपल नेम, ड्रेस, क्लास एंड ईमेल ऑफ द स्टूडेंट्स आर द एट्रीब्यूट्स। अगर हम स्टूडेंट को एक एंटिटी मान लें तो उसकी एट्रीब्यूट क्या क्या होंगी, नेम होगा, ड्रेस होगा, क्लास होगा, ईमेल होगी। तो ये चीज़ें इस एंटिटी की एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स डोमेन, यानी कि मुमकिन वैल्यू कौन सी हो सकती है किसी भी एट्रीब्यूट्स की। फॉर एग्जांपल एन एट्रीब्यूट डोमेन इज सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू फॉर एन एट्रीब्यूट्स। ऑल एट्रीब्यूट्स हैव डोमेन। द डोमेन में कंसिस्ट ऑफ रेंज ऑफ वैल्यू सम डिस्क्रीट वैल्यूज। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। द डोमेन्स ऑफ ग्रेड पॉइंट एवरेज जीपीए कैन बी फॉर्म फ्राम 0 to 4। तो उसकी मुमकिन वैल्यू जो हम इसमें से किसी यूज़र से सिलेक्ट करेंगे तो उसकी रेंज हम दे देंगे कि आपने जिसके अंदर जो भी वैल्यू एंटर करनी है वो 0 से लेकर 4 तक मस्ट होनी चाहिए। सेम इसी तरह अगर हम किसी की डेट ऑफ बर्थ लेते हैं तो हम रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1900 से लेके मस्ट है कि करंट डेट के दरमियान होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो 1800 या 1700 के अंदर अपनी डेट ऑफ बर्थ दे रहा हो। तो ये मुमकिन वैल्यू है। इसके बाद दूसरी एग्जांपल है कि कोई भी अपना जेंडर देता है तो वो मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, या इसके अलावा एक और भी है, अगर शी मेल कोई भी, यानी कि मुमकिन वैल्यू 2 या 3 होंगी।
तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसको हम एट्रीब्यूट्स मेन कहते हैं। इसके बाद आ जाता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या होती है? रिलेशनशिप इज़ ए लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज़। अब अगर एक कोई एंटिटी है, मतलब पर्सन है या स्टूडेंट है, तो दूसरी एंटिटी क्या है? सिलेबस है। तो उसके दरमियान क्या रिलेशनशिप है? स्टूडेंट और सिलेबस का। तो इस चीज़ को ज़ाहिर करने के लिए हम जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं उसको हम रिलेशनशिप कहते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मुतल्लिक वो पूछे। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। डेटाबेस चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 15। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंटिटी रिलेशन मॉडल के अंदर अब जो मैंने पिछले लेक्चर में वीडियो में चीज़ें बयान की थी, एंटिटी, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप, अब उनकी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन आनी है कि वो किस तरह हम मुख्तलिफ चीज़ों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं ताकि यूज़र को समझने में आसानी हो। ईआर डायग्राम इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईआर मॉडल, यानी कि ईआर मॉडल जो हमने पढ़ा था उसकी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करने के लिए ईआर डायग्राम जो कि एक स्टैंडर्ड हैं उनको हम फॉलो करते हुए बनाते हैं। यूजिंग स्टैंडर्ड सैम्बल, यूजिंग ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड सैम्बल्स, ये एक स्टैंडर्ड है जो कि डेटाबेस बनाने वालों ने या ईआर डायग्राम बनाने वालों ने एक फॉलो किया हुआ है कि इन चीज़ों को अपने इस्तेमाल करके अपना काम करना है। सबसे पहले आ जाता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी को हम सिंगल लाइन से डिफाइन करते हैं। उसके बाद आ जाता है वीक एंटिटी। वीक एंटिटी के लिए हम डबल लाइन से रेक्टेंगुलर डिफाइन करते हैं। फिर एसोसिएट एंटिटी, इसके लिए हम रेक्टेंगुलर के अंदर डायमंड का निशान डाल देते हैं, यानी कि ये किसी के साथ एसोसिएट है। जब इसका आगे प्रैक्टिकल देखेंगे तो इसकी मज़ीद समझ आएगी। फिर आ जाता है सिंपल एट्रीब्यूट्स। सिंपल एट्रीब्यूट्स के लिए हम सिंगल ओवल के इस्तेमाल करते हैं। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स, यानी कि एक से ज़्यादा अगर वैल्यू हैं तो उसको हम डबल ओवल से इस्तेमाल करते हैं। और ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स, यानी कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ डिफाइन की गई है या ड्राइव की गई है, उसके लिए हम डॉटेड ओवल इस्तेमाल करते हैं। सिंपल रिलेशनशिप, अब रिलेशनशिप के लिए कौन से सिंबल इस्तेमाल होते हैं? सिंगल डायमंड के लिए हम सिंपल रिलेशनशिप इस्तेमाल करते हैं और डबल डायमंड के लिए आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप इस्तेमाल करते हैं। आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप ऐसा होता है कि जिसके लिए हम पूरी की पूरी आइडेंटिफाई कर सकें, जिस तरह किसी की आईडी होती है, आईडी कार्ड नंबर, कि हम पूरे का पूरा आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये पर्सन कौन है। इस तरह कोई रिलेशनशिप है जिसको हमने आइडेंटिफाई करना है तो उसको लिए हम डबल डायमंड इस्तेमाल करेंगे। फिर यूनिट रिलेशनशिप, यानी कि एक का रिलेशनशिप हो तो हम इस तरह का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, वर्टिकल रेक्टेंगुलर के ऊपर हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर रख के। इस तरह बाइनरी रिलेशनशिप को इस्तेमाल करने के लिए ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं। टर्नरी रिलेशनशिप इस्तेमाल करने के लिए इस तरह का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। फिर मुख्तलिफ चीज़ों के आपस में रिलेशनशिप बयान करने के लिए मैंडेटरी वन का मतलब है कि कम से कम एक लाजमी, तो उसके लिए हम 1/1 का ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक ये चीज़ है, एक ये चीज़ है और उसके दरमियान 1:1 मैंडेटरी का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। मैंडेटरी मैनी का मतलब है कि एक ये चीज़ और एक ये चीज़, इसके दरमियान एक तरफ ये चीज़ आएगी और एक तरफ ये क्रो वाला पंजा आएगा, यानी कि 3 चीज़ें। तो ये बयान करता है कि कम से कम एक ज़रूरी और ज़्यादा भी, यानी कि ये चीज़ बयान करती है ये मैनी और ये बयान करती है 1 का। इसके बाद एक ये रिलेशनशिप अगर इनके दरमियान है तो इसके दरमियान ऑप्शनल अगर आ रहा है तो उसके लिए हम ओ का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शनल मैनी के लिए हम पंजा और ओ का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जहाँ मैनी का इस्तेमाल हो वहाँ हम ये 3 डंडों वाला काम करते हैं और जहाँ हमने मैंडेटरी देना हो तो वहाँ 1 वाला और जहाँ हमने ऑप्शन देना हो तो वहाँ 0 वाला। चलिए पहले इन्होंने स्टैंडर्ड बयान किए थे, अब उनकी एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले है टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, यानी कि एट्रीब्यूट्स की कितनी टाइप्स। जो सिंपल एट्रीब्यूट्स है उसके लिए हम सिंगल ओवल इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बिल्कुल सिंपल, किसी एक जेंडर, कोई भी पर्सन है उसका कोई ना कोई जेंडर तो ज़रूर होगा। नीचे लिखा हुआ है सिंपल एट्रीब्यूट्स ऑफ पर्सन एंटिटी, यानी कि पर्सन एक एंटिटी है जिसको हमने रेक्टेंगुलर के अंदर पेश किया गया है और उसकी कोई एक खसूसियत है, यानी कि एट्रीब्यूट्स है तो वो क्या है कि जेंडर है, उसका नाम भी हो सकता है, उसकी ईमेल भी हो सकती है। तो जेंडर सिंपलेस्ट फॉर्म है कि वो मेल है या फीमेल है। फिर कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, यानी कि कंपोजिट एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं जो 2
से या दो से ज़्यादा मिलके बनाते हैं। एन एट्रीब्यूट दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स इट्स कॉल्ड द कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। यानी कि ऐसा एट्रीब्यूट जो मज़ीद दो या दो से ज़्यादा मिलके बने तो उसको हम कंपोजिट एट्रीब्यूट कहते हैं। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय है, ये एक एंटिटी है, तो उसकी एक एट्रीब्यूट्स है कि उसका एक ड्रेस होगा ज़रूर। अब ड्रेस तो खुद बजाते खुद कोई चीज़ नहीं है, लेकिन ड्रेस कैसे बनेगा? स्ट्रीट से मिलके, सिटी से मिलके, कंट्री से मिलके, ईमेल से मिलके, कॉन्टैक्ट नंबर से मिलके, जब ये चीज़ें मिल जाती हैं तो वो उसका एक प्रॉपर ड्रेस बन जाता है। तो ड्रेस यहाँ एक क्या होगा? कंपोजिट एट्रीब्यूट्स है। तो ये सिंपल एट्रीब्यूट्स, लेकिन ये कंपोजिट भी कहलाएगा। Single value attributes. An attribute that may contain single value is called the single value attribute. For example, age of the person is a single value attributes. Gender is also single value attributes. यानी कि वो attribute जिसको आगे मज़ीद डिवाइड ना किया जा सके, जिस तरह ड्रेस है हम उसको आगे मज़ीद डिवाइड कर रहे हैं, तो ये सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं है। लेकिन ऐसी वैल्यू जिसको हम आगे मज़ीद डिवाइड ना कर सकें, वो सिंगल के ऊपर भी हमें पूरा डाटा मिल रहा हो, यानी कि जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, तो हमें पूरा डाटा मिल रहा है, तो वो सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट है। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, एन एट्रीब्यूट दैट में कंटेन टू अ मोर वैल्यू इज कॉल्ड द मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। तो इसके लिए जो इन्होंने एग्जांपल दिया है, द पर्सन कैन हैव टू अ मोर कॉलेज डिग्रीज। तो एक पर्सन जो है वो उसके पास दो या दो से ज़्यादा कॉलेज की डिग्री हो सकती हैं। तो इस तरह उन्होंने कहा कि सिमिलरली एन एम्प्लॉय में हैव मैनी स्किल्स। कोई एक एम्प्लॉय है, ज़रूरी नहीं है कि उसके पास एक ही स्किल हो बल्कि उसके पास एक से ज़्यादा स्किल्स भी हो सकती हैं। नीचे उन्होंने बताया कि एम्प्लॉय एंटिटी विद मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट स्किल्स, यानी कि ये हमने उसको डबल ओवर से शो किया है कि ये मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स हैं और उसकी स्किल एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। यानी कि है तो उसकी एट्रीब्यूट्स, लेकिन एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ड्रेस तो एक ही होगा या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन स्किल्स हमेशा एक से ज़्यादा होती हैं। स्टोर्ड एट्रीब्यूट, द एट्रीब्यूट दैट इज स्टोर्ड इन डेटाबेस इज कॉल्ड स्टोर्ड एट्रीब्यूट। मोस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स आर स्टोर्ड इन एट्रीब्यूट्स, these are stored and accessed from databases. Derived attributes, and attributes that is not stored in database but derived from another value is called the derived attribute. Stored attribute और derived attributes ये एक अलग कंसेप्ट है, जिसका मतलब है स्टोर का मतलब है कि किसी का हमने जेंडर स्टोर कर दिया तो सिंपल हमने उसको डाटाबेस के अंदर स्टोर कर दिया कि ये मेल है या फीमेल है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो डाटाबेस के अंदर स्टोर नहीं की जाती, बल्कि जो डाटाबेस के अंदर डाटा पड़ा है, मौजूद है, इन्फॉर्मेशन मौजूद है या डाटा मौजूद है, उनको इस्तेमाल करते हुए हम कुछ डाटा ड्राइव करते हैं। फॉर एग्जांपल, रोल नंबर, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ द स्टूडेंट्स कैन बी स्टोर इन डाटाबेस। ये चीज़ें तो स्टोर होंगी डाटाबेस के अंदर, लेकिन अगर हमें किसी की एज चाहिए, एज तो हम स्टोर नहीं करते, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। तो एज सिंपल हम डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट करके उसकी एज डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि रोल नंबर, नेम और डेट ऑफ बर्थ तो डाटाबेस के अंदर स्टोर होगी स्टूडेंट की एंटिटी में, लेकिन उसकी एज स्टोर नहीं होगी। फिर एज कहाँ से आएगी? डेट ऑफ बर्थ माइनस जो करंट डेट होगी उसको माइनस करके जो भी बनेगा वो उसकी एज आ जाएगी। तो इस तरह ये कंसेप्ट क्लियर होता है कि ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स क्या हैं, स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स क्या हैं। स्टोर्ड एट्रीब्यूट वो हैं जो डायरेक्ट सेव हैं, और ड्राइव्ड एट्रीब्यूट वो हैं जो स्टोर्ड डाटाबेस के अंदर एट्रीब्यूट्स हैं, उनसे ड्राइव करके कोई चीज़ बनाई जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मुतल्लिक वो पूछे, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। बुक डेटाबेस लेक्चर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 3 चलें स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफायर्स। Identifiers is an attributes that identify an entity instance among the other instance in the entity class. अब सबसे पहले आप ये समझ लें कि एंटिटी क्लास क्या चीज़ है और इंस्टेंस क्या चीज़ है। फ़र्ज़ करें ये एक क्लास है, ये पूरी जेलो वाली जो मैंने हाईलाइट की है ये वाली, ये क्लास है स्टूडेंट्स की। तो इसके अंदर फिर क्या आएंगे? बहुत से स्टूडेंट्स आएंगे। ये भी एक स्टूडेंट है, ये भी एक स्टूडेंट है, ये भी एक स्टूडेंट है, ये भी एक स्टूडेंट है। तो ये जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे ये क्या होंगे? इस स्टूडेंट क्लास के इंस्टेंस होंगे, यानी कि जुज़ होंगे या उसके पार्ट्स होंगे इस क्लास के। ये जो बड़ी क्लास है, इस स्टूडेंट क्लास के ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये सब इसके इंस्टेंस हैं। तो ये बात उन्होंने की है, आइडेंटिफायर इज़ एन एट्रीब्यूट्स। आइडेंटिफायर एक ऐसी खसूसियत है
डेट आइडेंटिफाइज जो आइडेंटिफाई करती है एन एंटिटी इंस्टेंस, एक एंटिटी इंस्टेंस को, फ़र्ज़ करें इस एंटिटी इंस्टेंस को इसने आइडेंटिफाई करना है, तो कैसे करेंगे, अमंग द अदर इंस्टेंस इन द एंटिटी क्लास, अमंग यानी कि इन सब दूसरे अदर इंस्टेंस जो हैं इस एंटिटी क्लास के अंदर, उसके दरमियान इसको आइडेंटिफाई करना है इस स्टूडेंट को, तो वो कैसे किया जाएगा। इस चीज़ को आप समझ लें कि ये एक पूरी एक जो है एंटिटी, ये एक एंटिटी है स्टूडेंट्स की, और इसको क्लास भी कहते हैं, स्टूडेंट की क्लास, और स्टूडेंट क्लास के अंदर बहुत से स्टूडेंट्स हैं। अब इन स्टूडेंट्स के जितनी भी एट्रीब्यूट्स हैं, ज़ाहिर सी बात है जो स्टूडेंट्स एक के एट्रीब्यूट होंगे वही सब के होंगे, फ़र्ज़ करें आईडी, नेम, रोल नंबर, ईमेल, इस तरह की चीज़ें जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं वो जो एक स्टूडेंट्स के लिए होंगे वो सब के लिए होंगे। तो फिर किसी एक स्टूडेंट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, तो वो जो उसकी खसूसियत होती है उसको हम कहते हैं आइडेंटिफायर, तो वो स्टूडेंट का रोल नंबर होता है नॉर्मली। फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी मैनी इंस्टेंस ऑफ स्टूडेंट्स एंटिटी क्लास, बहुत से स्टूडेंट हो सकते हैं किसमें, स्टूडेंट एंटिटी क्लास में, बट ईच स्टूडेंट इज आइडेंटिफाइड बाय द रोल नंबर, और हर स्टूडेंट को उसके रोल नंबर से आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद है कि यूनिक और नॉन यूनिक आइडेंटिफायर कौन से होते हैं। यूनिक आइडेंटिफायर वो होते हैं जो सिर्फ एक एट्रीब्यूट्स पे मुश्तमिल होते हैं, और नॉन यूनिक आइडेंटिफायर वो होते हैं जो एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स पे मुश्तमिल होते हैं। इसके बाद है सिंपल आइडेंटिफायर और कंपोजिट आइडेंटिफायर। सिंपल आइडेंटिफायर वही है जिससे हम, सिंपल आइडेंटिफायर वो है जो सिर्फ एक एट्रीब्यूट की मदद से हम पूरा उसका इंस्टेंस दे सकें, देखिए ये कौन सा इंस्टेंस है। कंपोजिट आइडेंटिफायर वो है कि जो एक नहीं बल्कि एक आगे दो, फिर दो पार्ट से मिलकर कोई एक आइडेंटिफायर बनता है, तो हम उसको कंपोजिट आइडेंटिफायर कहते हैं। दोनों की एग्जांपल दे सकते हैं। स्टूडेंट वो है जो सिर्फ आईडी से यानी कि रोल नंबर से जाना जाएगा कि ये कौन सा स्टूडेंट है, और आर्डर आईडी से हम ये जान सकते हैं कि कौन सा आर्डर है, और उसके आगे फिर दो पार्ट्स हैं, आर्डर नंबर और उसकी डेट, किस डेट को ये आर्डर हुआ था, क्योंकि एक डेट को एक ही आर्डर होता है, आर्डर नंबर जो होता है, तो डेट अलग हो सकती है, फिर अगले दिन फिर आर्डर 0 1 2 3 4, फिर अगली डेट आएगी फिर आर्डर 0 1 2 3 4, इस तरह चलते रहेंगे। तो जिस डेट का जो आर्डर होगा हम उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फ़लाँ डेट का ये फ़लाँ आर्डर है। उसके बाद आ जाता है एंटिटीज़। डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज़ आर रिप्रेजेंट ईयर डायग्राम। ईयर डायग्राम में मुख्तलिफ तरह की एंटिटीज़ बयान की जाती हैं। उनमें सबसे पहले वीक एंटिटीज़ कौन सी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी कौन सी। ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं कि वीक एंटिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और स्ट्रॉन्ग एंटिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। वीक एंटिटी को हम डबल से रिप्रेजेंट करते हैं और स्ट्रॉन्ग एंटिटी को हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये वीक एंटिटी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होती है। वीक एंटिटी वो होती है जो किसी पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन है वो पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं, यानी कि पेरेंट्स होंगे तो चिल्ड्रन होंगे, तो इसलिए जो दूसरे पे डिपेंड करती है वो खुद बसाते खुद वीक होती है, यानी कि अगर पेरेंट्स नहीं होंगे तो चिल्ड्रन का तस्वर भी नहीं होगा। और इसी तरह स्ट्रॉन्ग एंटिटी वो चीज़ है जो किसी पे डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जांपल पेरेंट चाइल्ड पे डिपेंड नहीं करते, बल्कि पेरेंट्स एक बसाते खुद एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, वो अकेली एग्जिस्ट कर सकती है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। और चिल्ड्रन अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, कोई ना कोई उसके पेरेंट्स होने लाजमी है तभी वो वजूद में आएंगे, तो इसलिए वो वीक एंटिटी कहलाते हैं। एसोसिएटिव एंटिटीज़ वो होती हैं जो किसी दूसरे के साथ एसोसिएट होती हैं, और इसको हम रेक्टेंगुलर के अंदर एक डायमंड शेप के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वही है कि एक रिसर्चर्स और स्कॉलर्स का आपस में एसोसिएट है। द एट्रीब्यूट्स ऑफ एसोसिएटिव रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटी इंस्टेंस, यानी कि एंटिटी इंस्टेंस किसी भी रिसर्चर की एक क्लास है, उसके अंदर बहुत से रिसर्चर्स हैं, वो किसी एक रिसर्चर की बहुत से स्कॉलर के साथ रब्ता है, तो किसी एक स्कॉलर का एक रिसर्चर के साथ या मैनी स्कॉलर का मैनी रिसर्चर के साथ जो रिलेशनशिप बनता है हम उसको एसोसिएटिव एंटिटीज़ कहते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मुतल्लिक वो पूछे, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। बुक डेटाबेस लेक्चर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 3, चलें स्टार्ट करते हैं। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स की कितनी टाइप्स हैं या कितनी डिग्री होती हैं, उसमें सबसे पहले रिलेशनशिप में कंसिस्ट ऑफ मैनी एंटिटीज़ इन द नंबर ऑफ एंटिटीज़ इन द रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड द डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप्स, यानी कि एक रिलेशनशिप के अंदर जितनी ज़्यादा एंटिटी आएंगी उसकी उतनी ज़्यादा डिग्री बढ़ जाएगी। यानी डिग्री ये शो करती है कि इस रिलेशनशिप के अंदर कितनी एंटिटीज़ अवेलेबल हैं या मुलव्वस हैं या इस्तेमाल हो रही हैं।
तो इसके अंदर 3 तरह के रिलेशनशिप हम पढ़ेंगे, एक यूनिरी रिलेशनशिप, एक बाइनरी रिलेशनशिप और एक टर्नरी रिलेशनशिप। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिरी रिलेशनशिप इज़ अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप दैट इज़ एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द सेम एंटिटी टाइप। ऐसा रिलेशनशिप जो सेम एंटिटी टाइप के अंदर आपस में बन रहा हो तो उन यूनिरी रिलेशनशिप कहते हैं। इट इज़ आल्सो नॉन रिकर्सिव रिलेशनशिप। अब इसकी एग्जांपल ये है कि फ़र्ज़ करें ये एक स्टूडेंट की क्लास है, एंटिटी, जिसके अंदर बहुत से स्टूडेंट्स हैं, एक ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। सेम इसी तरह जो इधर इन्होंने एग्जांपल दिया है कि एक पर्सन की क्लास है तो उसके अंदर बहुत से पर्सन रह रहे हैं, ये भी पर्सन है, ये भी पर्सन है, ये भी पर्सन है, ये भी पर्सन है। तो अब इन्होंने एग्जांपल दिया पर्सन लिव्स विद पर्सन, यानी कि जो आदमी है या शख्स है वो शख्स के साथ रह रहा है। इसी तरह स्टूडेंट के साथ रह रहा है या पढ़ रहा है। तो जो सेम एंटिटी क्लास के अंदर सेम इंस्टेंस का आपस में बन रहा हो रिलेशनशिप, हम उसको यूनिरी रिलेशनशिप कहते हैं। सेम इसी तरह ये एक फ़र्ज़ करें टीचर की एक क्लास है, इसके अंदर बहुत से टीचर हैं जो काम करते हैं, तो इसका रिलेशनशिप ये बनेगा टीचर वर्क्स विद टीचर्स, यानी कि सेम क्लास के अंदर जब इंस्टेंस आ जाते हैं, तो जब दो इंस्टेंस सेम क्लास के आपस में कोई काम करते हैं या रिलेशनशिप बनाते हैं तो हम उसको कहते हैं यूनिरी रिलेशनशिप। इसके बाद आ जाता है बाइनरी रिलेशनशिप, यानी कि बाइनरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द इंस्टेंस ऑफ टू एंटिटी टाइप्स। यानी कि पहले जो हमने रिलेशनशिप देखा था वो सेम एंटिटी टाइप की क्लास थी, उसके अंदर मुख्तलिफ दो इंस्टेंस का आपस में था। लेकिन अब क्या है, दो मुख्तलिफ इस तरह एक स्टूडेंट की क्लास हो सकती है और एक एम्प्लॉय की क्लास हो सकती है, और एक इसका स्टूडेंट्स का इंस्टेंस होगा इधर से, एम्प्लॉय का इंस्टेंस होगा इधर से। तो फिर जो रिलेशनशिप बनेगा हम उसको कहेंगे बाइनरी रिलेशनशिप, क्योंकि ये दो एंटिटीज़ डिफरेंट एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप बन रहा है। तो इसको हम देख सकते हैं इस तरह, दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज यूज्ड व्हेन फॉर ईच इंस्टेंस ऑफ इन द फर्स्ट एंटिटी क्लास एंड देयर इज ओनली इंस्टेंस इन द सेकंड एंटिटी क्लास। यानी कि फ़र्ज़ करें दो एंटिटी क्लास हैं, एक ये है और एक ये है, तो यहाँ से कह रहा है यहाँ से भी एक और यहाँ से भी एक, आपस में जो रिलेशनशिप बनेगा वो 1-to-1 रिलेशनशिप होगा। सेम इसके उल्टा हाथ, यानी कि इसके अगेंस्ट एक और इसके अगेंस्ट इसका भी एक, ये चीज़ है फॉर ईच इंस्टेंस इन द फर्स्ट एंटिटी क्लास। फ़र्ज़ करें ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। फॉर ईच इंस्टेंस इन द फर्स्ट एंटिटी क्लास देयर इज़ ओनली वन इंस्टेंस इन द सेकंड एंटिटी क्लास, यानी कि फर्स्ट एंटिटी क्लास का एक इंस्टेंस के लिए दूसरी एंटिटी क्लास के लिए एक इंस्टेंस के लिए रिलेशनशिप होगा। सेम इसके उल्ट क्या होगा, फॉर ईच इंस्टेंस इन द सेकंड एंटिटी क्लास, यानी कि यहाँ से एक इंस्टेंस के लिए देयर इज़ ओनली वन इंस्टेंस इन द फर्स्ट एंटिटी क्लास, तो यहाँ से भी इसका एक वन बंदा, यानी कि यहाँ से भी एक इसका एक से ताल्लुक़ बनेगा यहाँ से, और यहाँ के एक बंदे का इससे एक बंदे के साथ ताल्लुक़ बनेगा, यानी कि 1-to-1 का रिलेशनशिप बनेगा। सेम इसी तरह हम देख सकते हैं, यहाँ से अगर हम स्टूडेंट्स को देख लेते हैं, स्टूडेंट्स और फ़र्ज़ करें ये टीचर की है, तो एक टीचर एक स्टूडेंट्स का आपस में रिलेशनशिप, इधर से एक स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर और एक टीचर के लिए एक स्टूडेंट्स, अगर हम 1-to-1 का रिलेशनशिप बनाएं तो यानी कि मुख्तलिफ क्लासेस से एक एक इंस्टेंस लेके उनका जो आपस में रिलेशनशिप बनता है 1-to-1 का, उसको ये बयान कर रहा है। फिर उसके बाद है 1-to-many का, यानी कि एक तरफ वन होगा दूसरी तरफ मैनी होंगे। फॉर एग्जांपल एक स्टेट है, स्टेट हैज़, ये मैनी का सिंबल है, सिटीज़, यानी कि एक स्टेट हैज़ मैनी सिटीज़, और कुछ सिटीज़ हैं यानी कि मुख्तलिफ सिटीज़ हैं, सिटीज़ हैज़ एक स्टेट, यानी कि सिटीज़ मुख्तलिफ मिलके एक स्टेट बनाती हैं और एक स्टेट के अंदर मुख्तलिफ सिटीज़ हो सकते हैं। तो इनका आपस में रिलेशनशिप इस तरह ही है, दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज यूज्ड व्हेन फॉर ईच इंस्टेंस इन द फर्स्ट एंटिटी क्लास, यानी कि यहाँ से सिर्फ एक होगा, देयर कैन बी मैनी इंस्टेंस इन द सेकंड क्लास, और हो सकता है यहाँ से बहुत ज़्यादा मिल के उसको एक बनाए, यानी कि फ़र्ज़ करें ये एक स्टेट है और ये सिटीज़ हैं, तो एक स्टेट मुख्तलिफ सिटीज़ बनाती हैं। और इसके उल्ट क्या होगा, फॉर ईच इंस्टेंस इन द सेकंड क्लास, यानी कि यहाँ से कोई एक इंस्टेंस के लिए देयर इज़ ओनली इंस्टेंस इन द फर्स्ट क्लास, तो यहाँ से जो भी जाएगा उसके लिए सिर्फ एक ही होगा। फ़र्ज़ करें कोई भी एक सिटी है, एक स्टेट के अंदर 4 सिटीज़ हैं, लेकिन अब किसी भी एक सिटी को उठा कर देख लें तो उसकी स्टेट्स एक ही होगी, ये वाले। तो ये सेम यही इन्होंने एग्जांपल दिया, स्टेट्स यानी कि पहली क्लास में से इसके मैनी हैं और इधर से कोई एक आएगा तो उसका हमेशा एक ही होगा, तो ये बनेगा 1-to-many का, यानी कि एक स्टेट्स मैनी सिटी रख सकती है और कोई भी सिटी उठा लें उसके लिए सिर्फ एक ही स्टेट होगी। सेम इसी तरह एक कॉलेज के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट होंगे और किसी एक डिपार्टमेंट को उठा के देख लें वो किसी ना किसी एक ही कॉलेज से एसोसिएट होगा जिसके अंदर वो आता है। तो इस तरह के रिलेशनशिप को जिसमें एक तरफ एक और दूसरी तरफ मैनी का रिलेशनशिप आए तो उसको 1-to-many का कहते हैं। इसकी जो तीसरी टाइप है वो है मैनी-to-many, यानी कि एक तरफ भी बहुत ज़्यादा दूसरी तरफ भी बहुत ज़्यादा। दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज़ यूज्ड व्हेन फॉर ईच इंस्टेंस इन द फर्स्ट एंटिटी क्लास, यानी कि यहाँ से एक एंटिटी क्लास के अगेंस्ट यहाँ बहुत सारे बनते हैं, और सेम इसी तरह किसी एक यहाँ से उठाओ तो यहाँ के भी उसके बहुत से बनेंगे इस तरह।
पहले तो सिर्फ एक बनता था, अब बहुत से बनेंगे, तो इसको कहेंगे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। फॉर इंस्टेंस इन द फर्स्ट एंटिटी क्लास देयर कैन बी मैनी इंस्टेंस इन द सेकंड एंटिटी क्लास, यानी कि बहुत ज़्यादा होंगे। तो दूसरी तरफ क्या है, एंड फॉर ईच इंस्टेंस इन द सेकंड एंटिटी क्लास देयर कैन बी मैनी इंस्टेंस इन द फर्स्ट एंटिटी क्लास, तो उसके अगेंस्ट भी बहुत ज़्यादा होंगे। इसकी एग्जांपल हम देख सकते हैं, स्टूडेंट्स स्टडीज़ कोर्सेज, यानी कि स्टूडेंट बहुत से कोर्सेज स्टडी करते हैं, स्टूडेंट्स कोर्सेज स्टडी करते हैं बहुत ज़्यादा, ये मैनी का रिलेशनशिप। और इसी तरह कोर्सेज स्टडीज़ कराए जाते हैं स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा, यानी कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कोर्सेज स्टडी करते हैं और बहुत से कोर्सेज स्टूडेंट को स्टडी करवाए जाते हैं। सेम इसी तरह एम्प्लॉयर लर्न स्किल्स, बहुत से स्किल्स एम्प्लॉय देखते हैं या सीखते हैं, और इसी तरह बहुत से स्किल्स एम्प्लॉय सीखते हैं, बहुत से एम्प्लॉय सीखते हैं, एक नहीं बहुत से एम्प्लॉय सीखते हैं। इसी तरह रीडर्स रीड बुक्स, यानी कि रीडर जो है बहुत सी बुक रीडर करता है, और इसी तरह बहुत सी बुक्स बहुत से रीडर से रीड होती हैं। तो बहुत से जहाँ मैनी को मैनी का रिलेशनशिप आ जाए तो हम उसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि दोनों तरफ ये को वाला पंजा जो इस्तेमाल होता है, इसको मैनी टू मैनी इस्तेमाल किया जाता है। फिर आ जाता है टर्नल रिलेशनशिप। टर्नल रिलेशनशिप एग्जिस्ट अमंग द इंस्टेंस ऑफ द थ्री एंटिटी क्लास, यानी कि एक एंटिटी क्लास अलग है, एक एंटिटी क्लास अलग है और एक एंटिटी क्लास अलग है, तो इनका आपस में जो रिलेशनशिप बनेगा उसको हम टर्नल रिलेशनशिप कहते हैं। बाइनरी में 2 यूज़ होते थे और टर्नरी में 3 यूज़ होंगे। फॉर एग्जांपल ये देख सकते हैं, कंसल्टेंट्स असाइंस मैनी क्लाइंट्स, और इसी तरह मैनी क्लाइंट्स असाइन करते हैं कंसल्टेंट्स को, मुतल्लिक़ कंसल्टेंट्स को, और साइन क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मुतल्लिक़ वो पूछे, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। बुक डेटाबेस लेक्चर नंबर 18 और चैप्टर नंबर 3 चलना स्टार्ट करते हैं। कॉर्डिनलिटी कंस्ट्रेंट्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड द कॉर्डिनलिटी, यानी कि जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप होते हैं उसको हम कॉर्डिनलिटी कहते हैं। द कॉर्डिनलिटी कंस्ट्रेंट्स स्पेसिफिक द नंबर ऑफ द इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी दैट कैन बी एसोसिएट विद ईच इंस्टेंस of other entity. There are 3 symbols used to show degree. A circle means 0, a line means 1, a crow foot symbol means many. जो हम पहले देख चुके हैं उसको अब ये डिफाइन करना चाह रहा है कि किस तरह हम उनको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल वो कह रहा है सर्कल 0 इंडिकेट दैट द रिलेशनशिप इज़ ऑप्शनल। जहाँ 0 आएगा उसका मतलब है ये ऑप्शनल है, यानी कि कई जगह ऐसा होता है कि वैल्यू आप दें या ना दें आपका काम हो जाता है, वो ऑप्शनल चीज़ होती है। जिस तरह मैंने पहले बताया था कई जगह ईमेल ऑप्शनल होती है, फ़ोन नंबर मैंडेटरी होता है, कई जगह फ़ोन नंबर ऑप्शनल होता है, ईमेल लाजमी होती है। तो इसी तरह इट मीन्स दैट मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द इंस्टेंस ऑफ द फर्स्ट एंटिटी एंड इंस्टेंस ऑफ द लेटेंट एंटिटी इज़ 0। द स्ट्रोक ये चीज़ इंडिकेट करती है द रिलेशनशिप इज़ मैंडेटरी, यानी कि कम से कम एक ज़रूर रिलेशनशिप होगा उनके दरमियान, तो हम इसको इस लाइन से शो करते हैं। और जहाँ मैनी रिलेशनशिप्स हो हम वहाँ ये क्रो फुट को यूज़ करते हैं कि बहुत से रिलेशनशिप्स हैं। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, मैंडेटरी 1 का मतलब है कि लाजमी है कि एक होगा, तो उसके लिए इधर से भी एक और इधर से भी एक, यानी कि ये जो इंस्टेंस हैं या एंटिटीज़ हैं इसका इसके साथ रिलेशनशिप 1 का है ज़रूर और इसका भी इसके साथ 1 का है ज़रूर। सेम इसी तरह इसका इसके साथ मैनी का है और इसका कम से कम एक इसके साथ है, यानी कि मैंडेटरी मैनी, यानी कि इसके लिए लाजमी है कि, यानी कि पहला पार्ट जो है ये शो कर रहा है कि इसका स्टेटस क्या है, ये मैंडेटरी है, ऑप्शनल है या मैनी है। ये मैंडेटरी लिखा हुआ है और इसका मतलब है ये मैंडेटरी है, और कितने हैं 1 का, ये शो कर रहा है ये 1 का है। इसी तरह ये स्टेटस शो कर रहा है कि ये मैंडेटरी है लेकिन कौन सा, मैनी का, ये वाला। इसी तरह ये स्टेटस शो कर रहा है कि ये ऑप्शनल है लेकिन कौन सा ऑप्शनल है, 1 वाला। इसी तरह ऑप्शनल है कौन सा, ये ऑप्शनल है कौन सा, मैनी वाला। तो पहला पार्ट ये शो कर रहा है कि इसका स्टेटस क्या है, मैंडेटरी है, ऑप्शनल है या मैनी है, और दूसरा पार्ट शो कर रहा है कि किस टाइप का रिलेशनशिप बन रहा है, 1 to 1 का या मैनी टू मैनी का। मिनिमम कॉर्डिनलिटी और मैक्सिमम कॉर्डिनलिटी, द मिनिमम वो या जिसके अंदर ऑप्शनल आ जाता है और मैक्सिमम वो या जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उसके कॉर्डिनलिटी आ जाते हैं। चलिए इनकी एग्जांपल देख लेते हैं। 1 to मैनी रिलेशनशिप और उसका स्टेटस क्या है, ऑप्शनल, यानी कि ये जो 0 शो हो रहा है इसका मतलब है कि इनका स्टेटस ऑप्शनल है, लेकिन ये चीज़ें हैं ये शो कर रही हैं कि ये किस टाइप का रिलेशनशिप है, जो हम पहले देख चुके हैं। क्या देखा था, स्टूडेंट्स हैज़ मैनी बुक्स,
और इसी तरह बुक हैज़ 1 स्टूडेंट्स, तो इसका आपस में 1 to many का रिलेशनशिप है और इसका स्टेटस क्या है, ये ऑप्शनल है। सेम इसी तरह मैनी टू 1 रिलेशनशिप है लेकिन मैंडेटरी है, यानी कि सबसे पहले आप ये देखें कि ये चीज़ क्या शो कर रही है, मैंडेटरी। रिलेशनशिप क्या है, मैनी टू 1 का। एम्प्लॉई हैज़ 1 प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट्स हैज़ मैनी एम्प्लॉई, ये क्रो शो कर रहा है कि ये बहुत ज़्यादा वर्कर्स या एम्प्लॉय हैं। इसको शॉर्टकट फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं कि द शेप, ये चीज़ विद एम्प्लॉय शो डैट मिनिमम कोऑर्डिनेट इज़ 0, यानी कि मिनिमम 0 भी हो सकती है एंड मैक्सिमम इज़ मैनी, और ये मैक्सिमम शो कर रहा है। द शेप ये वाली शो करता है कि विद द प्रोजेक्ट शो दैट मिनिमम एंड मैक्सिमम कोऑर्डिनेट इज़ 1 1, क्योंकि ये वाला सिंबल 1 1 को शो करता है और ये वाला ऑप्शनल को और ये वाला मैनी को, यानी कि इन्होंने इस चीज़ को शॉर्टकट फॉर्म में यहाँ से स्क्रीनशॉट ले के शो करवाया गया है कि ये चीज़ इस तरह स्टेटस इसका और सिंबल इसका शो करते हैं। इसी तरह मैनी टू मैनी और ऑप्शनल है। ऑप्शनल के लिए पहले आप 0 0 लगा लें और मैनी टू मैनी के लिए दोनों तरफ क्रो का पंजा इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह मैनी टू 1 रिलेशनशिप है, यानी कि मैनी और इधर 1 का रिलेशनशिप है, लेकिन किस टाइप का स्टेटस क्या है उसका, ऑप्शनल है, ये उसके लिए ऑप्शनल 0 0 शो होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मुतल्लिक वो पूछे, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। बुक डेटाबेस लेक्चर नंबर 19 और चैप्टर नंबर 3 चले स्टार्ट करते हैं। सब टाइप एंड सुपर टाइप एंटिटीज़ क्या चीज़ है हम इसमें देखेंगे। एन एंटिटी डैट कंटेन्स सम ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स या सब टाइप्स इज़ कॉल्ड दी सब टाइप्स एंटिटी, यानी कि ऐसी एंटिटी जिसके अंदर आगे ऑप्शन मौजूद हों या आगे सब टाइप मौजूद हो, हम उसको कहते हैं सब टाइप एंटिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल एन एंटिटी कस्टमर, एक कस्टमर जो है इसके आगे फिर ऑप्शन आ जाती है कि कस्टमर किस टाइप का है, वो इंडिविजुअल है यानी कि एक पर्सन आया है, या वो कोई एक कंपनी आई है, कोई कंपनी अपना काम करवाना चाहती है। लेकिन जो भी आएगा उसके लिए 3 चीज़ें मस्ट हैं, उसकी आईडी रखी जाएगी, उसका एड्रेस रखा जाएगा और उसका फ़ोन नंबर रखा जाएगा। ए कस्टमर कैन बी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड अबाउट द कस्टमर डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द कस्टमर। फिर जिस टाइप का हमारे पास कस्टमर आएगा उसके टाइप को मद्देनज़र रखते हुए फिर आगे मज़ीद डाटा लिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो इंडिविजुअल आता है तो उसका CNAC नंबर और उसका प्रोफेशन और उसका डेजिग्नेशन, और अगर वो ऑर्गेनाइजेशन आती है तो उसका ऑर्गेनाइजेशन आईडी, कॉन्टैक्ट पर्सनस और उसके अंदर टेक्स्ट आईडी। तो इसकी एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं। फ़र्ज़ करें किसी कॉलेज ने अपना डेटाबेस बनवाना है तो उसके अंदर जो भी उनके पास बेशक वो टीचर आता है या बेशक वो स्टूडेंट्स आता है, उनके लिए उन्होंने 3 चीज़ें मस्ट लेनी होती हैं, उसका नाम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर और उसका एड्रेस। आगे फिर देखेंगे कि वो जो डाटा सेव हो रहा है, जिसके मतलब सेव हो रहा है, क्या वो स्टूडेंट्स है या क्या वो टीचर हैं। अगर तो वो टीचर हुआ तो उसके मतलब क्या होगा कि उसकी डेजिग्नेशन क्या है, उसकी सैलरी क्या है और उसकी एजुकेशन क्या है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स है तो उसके कोर्सेज देखेंगे और उसकी क्लास और उसका रोल नंबर, यानी कि आगे है तो दोनों, बेशक वो टीचर के रूप में बेशक वो स्टूडेंट के रूप में, लेकिन जब वहाँ जाएंगे तो उनका आगे मज़ीद डाटा डिवाइड होगा कि आप किस टाइप की क्लास से बिलोंग करते हैं, टीचर की या स्टूडेंट्स की। तो सेम वही हाल है कि अगर कोई इंडिविजुअल आता है तो उसका अपना डाटा होगा, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जाती है तो उसका अपना डाटा होगा। लेकिन 3 चीज़ें मस्ट हैं कि वो दोनों के लिए सेम होंगे, ये वाली चीज़ें। और फिर उसके बाद अगर कोई बंदा जाता है तो उसके लिए ये डाटा लिया जाएगा, और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जाती है तो उसके लिए ये डाटा लिया जाएगा। तो यानी कि ऐसी एंटिटी जिसके आगे मज़ीद ऑप्शन अवेलेबल हों, यानी कि सब टाइप अवेलेबल हो, तो हम उसको कहते हैं ये सब टाइप एंटिटी है। इसकी एग्जांपल क्या है, ये कस्टमर की एक एंटिटी है और इसके आगे मज़ीद 2 ऑप्शन है, ये इंडिविजुअल है और एक ये ऑर्गेनाइजेशन है। सब टाइप को ज़ाहिर करने के लिए ये वाला सिंबल इस्तेमाल होता है और इसके लिए ये कर्व लाइन भी इस्तेमाल की जाती है कि कस्टमर की ये सब टाइप है ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके लिए इसने बयान क्या दिया है कि ये सिंबल जो इस्तेमाल होता है ये इंडिकेट करता है कि ये सब टाइप है। और इसी तरह जो सुपर टाइप की क्या हुई, जो ऊपर वाली कला एंटिटी होती है वो सुपर टाइप कहलाती है। उन्होंने बताया था इन दी अबव फिगर, जो हमने पहले फिगर देखी है, इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन आर सब टाइप ऑफ द कस्टमर, यानी कि ये जो दोनों हैं ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल, ये दोनों सब टाइप हैं किसकी,
कस्टमर की। इट मीन्स डैट कस्टमर इज़ सुपर टाइप। तो इसका मतलब यही हुआ कि इन दोनों का सुपर क्या है, कस्टमर। यानी कि जो ऊपर होता है वो सुपर होता है, जो नीचे होता है वो सब टाइप होता है। इसके बाद दो टर्म्स यूज़ होती हैं, एक जनरलाइजेशन और एक स्पेशलाइजेशन। जनरलाइजेशन के अंदर हम ओवरऑल बात करते हैं। फ़र्ज़ करें एक ह्यूमन है, तो ह्यूमन को अगर हमने एंटिटी डिफ़ाइन करना है तो वो एक जनरल फॉर्म होगी। तो जनरल फॉर्म को डिफ़ाइन करने के बाद उसके अंदर आ जाता है स्पेशलाइजेशन। फ़र्ज़ करें कोई ह्यूमन है, वो डॉक्टर होगा, या वो टीचर होगा, या वो स्टूडेंट होगा, या वो शॉपकीपर होगा, या वो ट्रेडर होगा। तो जो भी उसकी टाइप आएगी वो उसकी स्पेशलाइजेशन होगी। तो इसी तरह अगर हम स्पेशलाइजेशन की बात करें तो इसके अंदर आ जाता है कि अगर हमने कोई देखा है कि कोई स्टूडेंट है तो वो ओवरऑल क्या है, स्पेशलाइजेशन में तो वो स्टूडेंट है, लेकिन ओवरऑल जनरलाइजेशन में वो एक इंसान है। तो उसके लिए वो ह्यूमन जो क्लास है वो उसके लिए जनरलाइजेशन होगी और स्टूडेंट की क्लास उसके लिए स्पेशलाइजेशन होगी। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ह्यूमन जो है एम्प्लॉई और स्टूडेंट दोनों के ये सुपर टाइप है और ये एक जनरलाइजेशन फॉर्म है। और जो एम्प्लॉई है ये एक सब टाइप है किसकी, ह्यूमन की, और ये एक स्पेशलाइजेशन है, यानी कि स्पेशल है, हमें पता चल गया कि ये क्या चीज़ है। इसी तरह स्टूडेंट जो है वो सब टाइप है किसकी, ह्यूमन की, और ह्यूमन क्या है, सुपर टाइप है स्टूडेंट्स की, क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे है। तो इस तरह चार चीज़ें हमें क्लियर हुई, एक सुपर टाइप क्या है, और एक सब टाइप क्या है, और एक स्पेशलाइजेशन क्या है, और एक जनरलाइजेशन क्या है। जनरलाइजेशन के अंदर किसी भी एंटिटी की ओवरऑल बात कर दी जाती है। फ़र्ज़ करें बर्ड की हमने बात कर दी, लेकिन बर्ड्स के आगे क्या आता है, पैरट या पिजन या क्रो या स्पैरो, वो हो जाएंगी स्पेशलाइजेशन। लेकिन हम स्पैरो की बात करें तो वो स्पेशलाइजेशन, और उसके लिए जनरल की बात करें तो वो एक बर्ड होगा। सेम इसी तरह सुपर टाइप और सब टाइप क्या है, जो ऊपर होगी क्लास वो सुपर क्लास होगी किसके लिए, जो नीचे क्लासेस हैं तो उनके लिए ये सब टाइप होगी, और सब टाइप की ये सुपर क्लास होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मुतल्लिक वो पूछे, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। बुक डेटाबेस लेक्चर नंबर 20 और चैप्टर नंबर 3। चलें स्टार्ट करते हैं। इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि एक प्रोजेक्ट बनाएं। ये प्रोजेक्ट की एग्जांपल है जिसमें ईआर डायग्राम के ज़रिए हमें डाटा दिया गया होगा। जिस तरह एक ये एग्जांपल दी गई है, एक ये और एक ये, और हमने इनको पढ़ते हुए इनकी ईआर डायग्राम बनानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए हॉस्पिटल पेशेंट हैज़ ए पेशेंट हिस्ट्री, यानी कि एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट की जो भी हिस्ट्री होती है उसके दरमियान इनका रिलेशनशिप बनाना है। क्या बनाना है, ईच पेशेंट हैज़ वन और मोर हिस्ट्री रिकॉर्ड, यानी कि कोई एक पेशेंट है, ज़रूरी नहीं कि वो बस एक दफ़ा ही आया, हो सकता है वो एक से ज़्यादा दफ़ा भी आए। तो इस तरह क्या बनेगा, पेशेंट हैज़ वन यानी कि कम से कम एक, और मैनी रिकॉर्ड्स। तो इस तरह आप ये कह सकते हैं पेशेंट हैज़ वन यानी कि कम से कम एक दफ़ा तो उसका रिकॉर्ड बनना ही बनना है। जितनी दफ़ा वो आता है वो अलग बात है, लेकिन जब एक दफ़ा आ गया तो एक दफ़ा उसका रिकॉर्ड ज़रूर बनना है, वो वन का हो जाएगा। और अगर एक से ज़्यादा दफ़ा आता है तो उसका वो मैनी बनेगा। तो इस तरह आएगा ईच पेशेंट हैज़ वन और मोर हिस्ट्री, ये हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर आप देखें ईच पेशेंट हिस्ट्री रिकॉर्ड बिलोंग टू एग्जैक्ट वन पेशेंट, तो इस तरह जितनी भी उसकी हिस्ट्री होंगी वो तमाम की तमाम हिस्ट्री जो हैं वो सिर्फ एक पेशेंट के ही रिलेटेड है, यानी कि एक पेशेंट से ही बिलोंग करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर जैन नाम का या बिलाल नाम का कोई पेशेंट है तो उसके मतलब जितनी भी हिस्ट्री रिकॉर्ड होंगे वो सारी की सारी बिलाल नाम के जो हिस्ट्री रिकॉर्ड हैं वो उसी एक पेशेंट से ही बिलोंग करती हैं। तो इस तरह क्या बनेगा, उसका रिकॉर्ड हैज़ वन पेशेंट, यानी कि एक पेशेंट से ही बिलोंग करते हैं। तो अगर हम इन दोनों को मर्ज करें तो इसका ये बनता है पेशेंट हैज़ वन एंड मैनी रिकॉर्ड्स, यानी कि पेशेंट कम से कम एक और ज़्यादा भी रिकॉर्ड हो सकते हैं। और इसके उल्टा आता क्या है, रिकॉर्ड हैज़ वन पेशेंट, यानी कि जितने भी वो रिकॉर्ड होंगे अगर एक है या एक से ज़्यादा है तो वो एक ही पेशेंट से बिलोंग करेंगे। सेम इसी तरह ये एग्जांपल भी है और ये एग्जांपल भी है, ये आप देख सकते हैं। An employee must manage exactly one department. A department may or may not have one employee to manage it. कोई employee है वो must है कि एक department को manage करे। तो एक employee एक department को manage करता है, यानी कि 1 to 1 का relationship है।
और उसके दूसरे हाथ क्या है, डिपार्टमेंट में मे नॉट हैव एम्प्लॉय टू मैनेज। ज़रूरी नहीं कि हर टाइम उसके ऊपर कोई मैनेजर हो, बाज़ दफ़ा मैनेजर नहीं भी होता, तो उसके लिए उन्होंने बयान किया है डिपार्टमेंट मैनेज ऑप्शनल नहीं भी हो सकता और कम से कम एक उसके ऊपर ज़रूर होना चाहिए। तो इस तरह अगर हम इनको मर्ज करेंगे तो ये बनेगा एम्प्लॉय मैनेज वन डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट मैनेज ऑप्शनल मैनेजर है या अगर नहीं तो उसके लिए ऑप्शन और अगर है तो उसके लिए वन। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक डिपार्टमेंट मुख्तलिफ मैनेजर से मैनेज हो रहा हो, बल्कि अगर है तो एक मैनेजर है, अगर नहीं है तो फिर वो ऑप्शनल का ऑप्शन इस तरह आएगा। यानी कि जो हमें डाटा दिया जाएगा हमने उसके मुताबिक अपनी ईयर डायग्राम बनानी है। फिर इसी तरह द फॉलोइंग डायग्राम शो डैट ए डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ वन आ मैनी पर्सन, यानी कि डिपार्टमेंट है और एम्प्लॉय करता है वन या मैनी पर्सनस, यानी कि एक पर्सन की एंटिटी है और एक ही एंटिटी है और क्या करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं। एक हो सकता है या मैनी हो सकते हैं। मैनी के लिए ये को वाला पंजा इस्तेमाल करते हैं। सेम इसके उल्टा हाथ क्या है, ए पर्सन मे बी एम्प्लॉयड बाय वन डिपार्टमेंट या ही मे नॉट बी एम्प्लॉयड एट ऑल। तो जो पर्सन है ये वाली एंटिटी वो ज़रूरी नहीं है कि वो एम्प्लॉय हो किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, हो सकता है वो बेरोज़गार हो लेकिन हो भी सकता है वो किसी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय हो। लेकिन जब होगा तो इसका मतलब है वो मस्ट है कि किसी एक डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय होगा। ऐसा नहीं है कि वो उर्दू डिपार्टमेंट का भी एम्प्लॉय है और मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है, बल्कि एक डिपार्टमेंट का वो एम्प्लॉय होगा। अगर हम इनको मर्ज करें तो ये बनेगा डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ वन आ मैनी पर्सनस, यानी कि एक डिपार्टमेंट एम्प्लॉय करता है या यानी कि काम पे या मुलाजमत पे रखता है एक आदमी को या एक से ज़्यादा आदमी को। और इसी तरह कोई एक आदमी है वो हो सकता है वो एक डिपार्टमेंट के अंदर मुलाजमत करता हो या ना भी करता हो किसी डिपार्टमेंट में। ए मैनेजर में मैनेज वन डिपार्टमेंट और मैनेज नो डिपार्टमेंट, यानी कि मैनेजर हो सकता है वो एक डिपार्टमेंट को मैनेज करे या हो सकता है वो ना करे। तो एक के लिए ये लाइन आ जाएगी और हो सकता है ना करे के लिए यानी कि ऑप्शन के लिए ये लाइन आ जाएगी। तो इनका ये रिलेशनशिप बनेगा मैनेजर मैनेज, यानी कि हो भी सकता है और नहीं भी डिपार्टमेंट। और इसके उल्टा तो क्या है, डिपार्टमेंट इज़ मैनेज्ड, ये वाला डिपार्टमेंट इज़ मैनेज्ड बाय वन मैनेजर और इट नॉट बाय द मैनेजर, यानी कि वो एक मैनेजर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सेम इसी तरह है ए टीम एम्प्लॉय एट लीस्ट वन प्लेयर, यानी कि एक टीम के अंदर कम से कम एक वर्कर या प्लेयर ज़रूर होना चाहिए और उसमें ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैनी प्लेयर्स, यानी कि कम से कम एक और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो एक के लिए ये और ज़्यादा के लिए ये वाला निशान, यानी कि टीम एम्प्लॉय प्लेयर्स कितने, एक भी और मैनी भी। उसके उल्टे के हाथ क्या है, ए प्लेयर प्लेज फॉर एग्जैक्टली वन टीम। तो जो प्लेयर होते हैं वो एक टाइम पे एक ही टीम के लिए खेल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक प्लेयर दोनों तरफ से खेले, दोनों टीम के लिए खेले या दो टीम के लिए खेले। एक टाइम पे एक प्लेयर एक टीम के लिए खेल सकता है। तो इसके लिए आ जाएगा प्लेयर्स एम्प्लॉय फॉर वन टीम, इनके वन टू वन का रिलेशनशिप बनेगा। इसी तरह टीचर का है, टीचर और लेक्चरशिप का आपस में है कि लेक्चर्स टीचर देता है किसी कोर्स पे, वो हो सकता है ना भी दे और कम से कम एक पे देता है। और अगर कोर्स का देखा जाए तो वो किसी न किसी एक कोर्स पे वो लेक्चर देगा। ऐसा नहीं है कि वो बायो का लेक्चर दे रहा है, वो केमिस्ट्री का भी दे रहा है, बल्कि एक टाइम पे वो एक ही कोर्स का लेक्चर देगा। अगर इस तरह कोई स्टेटमेंट आती है इन स्कूल, यानी कि ये आप समझ लें कि ये इधर से लेके ये पूरा एक स्कूल है। स्कूल के अंदर अब क्या है, ये स्कूल हो गया। स्टूडेंट में बी असाइंड, स्टूडेंट एक एंटिटी है ये, टू वन अ मोर पोस्ट लाइक मॉनिटर एंड चेयरमैन, यानी कि स्टूडेंट्स जो स्कूल के अंदर हैं एक एंटिटी है स्टूडेंट्स, एक टाइम पे हो सकता है उसको एक या एक से ज़्यादा पोस्ट असाइन कर दी जाए। तो क्या होगा, स्टूडेंट्स असाइन टू कम से कम एक या एक हो और मैनी के लिए ये वाला निशान पोस्ट असाइन कर दी जाए, यानी कि एक टाइम पे वो मॉनिटर भी हो सकता है, चेयरमैन भी हो सकता है। ए पोस्ट मस्ट बी असाइन टू एग्जैक्टली वन स्टूडेंट। तो जो भी कोई पोस्ट है, एक मॉनिटर की है या चेयरमैन की है या कोई और पोस्ट उन्होंने रखी हुई है क्लास के अंदर, तो वो एक पोस्ट एक टाइम पे एक ही स्टूडेंट को मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे आप मॉनिटर दो बंदों को बना के चले जाएं या एक टाइम पे दो चेयरमैन आप बना दें, बल्कि जो भी ओहदा होगा या पोस्ट होगी वो एक टाइम पे एक ही स्टूडेंट को मिल सकती है। ये चीज़ तो इतनी हो गई, यानी कि ये रिलेशनशिप जितना मैंने अभी बोला है वो यहाँ तक ख़त्म हो गया। ये जो मैंने हाईलाइट किया है
ये चीज़ यहाँ तक है। लेकिन आगे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिनको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। वो क्या चीज़ है? स्टूडेंट इज़ आइडेंटिफाइड विद स्टूडेंट आईडी, यानी कि स्टूडेंट को आइडेंटिफाई किया जाएगा किसके साथ? आईडी के साथ। आपको पता है हम आइडेंटिफायर के नीचे लाइन लगा देते हैं। और नेम होगा, एड्रेस होगा और डेट ऑफ बर्थ होगी। इस तरह स्टूडेंट की आईडी होगी, उसका नेम होगा, उसका एड्रेस होगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी। जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं हम उसकी एंटिटी के साथ अटैच करके ओवल शेप में लिख देते हैं। आप ये चीज़ इधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ए पोस्ट इज़ आइडेंटिफाइड विद पोस्ट आईडी, तो इस तरह पोस्ट जो है वो भी आइडेंटिफाई की जाएगी कि ये जो पोस्ट आईडी है ये मॉनिटर वाली है या चेयरमैन वाली है, कौन सी पोस्ट है। तो उसके लिए पोस्ट इज आइडेंटिफाइड विद पोस्ट आईडी एंड नेम, तो पोस्ट को आइडेंटिफाई किया जाएगा उसकी आईडी से और उसका एक एट्रीब्यूट होगा पोस्ट नेम। ड्रा एरिया डायग्राम, तो ये मैंने ड्रा कर दिया। इन ए स्कूल, तो ये आप समझ लें ये पूरा एक स्कूल है, ये समझ लें पूरा एक स्कूल के अंदर क्राइटेरिया चलना है, जो भी चलना है। ए टीचर टीच वन और मोर क्लासेस, टीचर क्या करता है? एक क्लास या एक से ज़्यादा क्लासेस पढ़ाता है। ईच क्लास इज टॉट बाय वन और मोर टीचर्स, तो इसी तरह कोई एक क्लास है वो एक या एक से ज़्यादा टीचर से भी पढ़ाई जाती है। ये तो रिलेशनशिप इतना जितना बयान किया वो तो रिलेशनशिप ड्रा हो गया। लेकिन अब एंटिटीज़ की कुछ उन्होंने खुसूसियत बयान की है, एट्रीब्यूट डिफाइन किए हैं, वो हमने अब असाइन करने हैं। ए टीचर इज आइडेंटिफाइड विद द टीचर आईडी, टीचर की आईडी होगी उसकी आइडेंटिफायर के तौर पर और उसका एट्रीब्यूट भी है एंड नेम, और उसका नेम भी। इसी तरह क्लास इज आइडेंटिफाइड विद द क्लास कोड, क्लास का कोई कोड होगा मखसूस और उसकी लोकेशन। ड्रा एंड ईयर डायग्राम टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड क्लास इंडिकेटिंग कोऑर्डिनेलिटी, तो जो आप सबसे पहले इसकी पहचान ये कि जो लफ्ज़ मोटे या कैपिटल रूप में लिखे होंगे आप उसको एज एंटिटी लें तो आपके लिए ईयर डायग्राम ड्रा करना आसान हो जाएगा। तो इसी तरह ये भी प्रोजेक्ट है, आप इसको देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या है। एम्प्लॉई है उसको साइन किए जाते हैं। प्रोजेक्ट एक टाइम पे हो सकता है कोई भी ना दिया जाए और एक टाइम पे हो सकता है उसको ज़्यादा प्रोजेक्ट दिए जाएँ। और सेम इसके उल्टा हाथ क्या है, प्रोजेक्ट असाइन किए जाते हैं। जो भी प्रोजेक्ट साइन किया जाता है कम से कम किसी एक बंदे को तो प्रोजेक्ट एक साइन किया जाएगा ना, तो हो सकता है वो प्रोजेक्ट मैनी को भी साइन किया जाए। यानी कि कोई प्रोजेक्ट अगर साइन किया गया तो किसी न किसी एक बंदे को साइन किया गया, हो सकता है वो ज़्यादा को भी साइन किया जाए। और अगर एम्प्लॉई की तरफ से देखा तो वो साइन किए जाते हैं, नए भी प्रोजेक्ट साइन किए जाते हैं, बाज़ ज़्यादा साइन भी किए जाते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन का साइन आया है। ये तो सिंपल इसका हो गया रिलेशनशिप। लेकिन अब उन्होंने जो इसके अंदर इनके एट्रीब्यूट्स बयान किए गए हैं उनमें ये है कि प्रोजेक्ट की एक आईडी होगी, प्रोजेक्ट का नेम होगा, प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग डेट होगी। और इसी तरह एम्प्लॉय के जो एट्रीब्यूट्स बयान किए गए हैं उसमें एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है, एड्रेस है और डेट ऑफ बर्थ है। और जो साइन किया जाता है वो क्या है, तो इसमें उन्होंने लिखा है बिलिंग रेट फॉर ईच एम्प्लॉय व्हेन असाइन टू द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, तो कोई भी अगर प्रोजेक्ट साइन किया जाएगा तो उनके दरमियान एक एट्रीब्यूट्स आएगा, उसका नाम है बिलिंग रेट। तो इसको हम एसोसिएट रिलेशनशिप भी कहते हैं। यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट सामने होगा उसके अंदर जो बिलिंग रेट आएगा वो मस्ट है, तो क्योंकि उन्होंने इधर से गुजर कर जाना, कोई भी रिलेशनशिप है इधर से, तो उसके अंदर बिलिंग रेट आएगा। सेम इसी तरह ये भी रिलेशनशिप है, आप इसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मुतल्लिक वो पूछे, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। बुक डेटाबेस लेक्चर नंबर 21 चैप्टर नंबर 3, चलें स्टार्ट करते हैं। ए लेबॉर्ट्री है सेवरल केमिस्ट हु वर्क ऑन वन और मोर प्रोजेक्ट्स, यानी कि एक लेबॉर्ट्री है उसके अंदर मुख्तलिफ केमिस्ट लोग मौजूद हैं जो कि एक टाइम पे एक या एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। केमिस्ट आल्सो मे यूज़ सर्टेन काइंड्स ऑफ इक्विपमेंट ऑन ईच प्रोजेक्ट, कुछ ख़ास किस्म के इक्विपमेंट हैं यानी कि आलात हैं, औज़ार हैं जिनको वो इस्तेमाल करते हैं हर प्रोजेक्ट में। तो इसके लिए रिलेशनशिप क्या बनेगा, केमिस्ट असाइन किए जाते हैं उनको प्रोजेक्ट, और ज़रूरी नहीं है कि उनको प्रोजेक्ट साइन किए भी जाएँ, क्योंकि यहाँ उन्होंने लिखा है वन और मोर प्रोजेक्ट्स। तो अगर हम यहाँ देखें, एक केमिस्ट मस्ट बी असाइन टू एट लीस्ट वन प्रोजेक्ट एंड वन इक्विपमेंट आइटम्स।
तो इस तरह उन्होंने कहा है कि एक जो कमिस्ट है उसको कम से कम या मस्ट एक प्रोजेक्ट ज़रूर असाइन होना चाहिए या होगा, तो उसके लिए साथ इक्विपमेंट भी साथ असाइन होगा। तो उसके लिए सिंपल रिलेशनशिप तो यही है कि कमिस्ट असाइन किए जाते हैं प्रोजेक्ट को, और प्रोजेक्ट जब असाइन किए जाते हैं कमिस्ट को एक या एक से ज़्यादा भी, लेकिन इनके दरमियान जो रिलेशनशिप बन रहा है उसके अंदर इक्विपमेंट को ज़रूर शामिल किया जाएगा। तो इनके जो एट्रीब्यूट्स बयान किए गए हैं उसमें यही है कि एट्रीब्यूट्स ऑफ द कमिस्ट इंक्लूड एम्प्लॉय आईडी, ये आइडेंटिफाई के तौर पर जहाँ आइडेंटिफायर आएगा वहाँ हम नीचे लाइन लगानी है, नेम एंड फ़ोन नंबर, ये चीज़। उसके बाद दी प्रोजेक्ट इंक्लूड प्रोजेक्ट आईडी, इस तरह प्रोजेक्ट के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो प्रोजेक्ट आईडी है, उसके नीचे हम असाइन लाइन लगा देंगे क्योंकि ये आइडेंटिफायर के तौर पर बयान की गई है, और उसकी स्टार्टिंग डेट। फिर एट्रीब्यूट्स ऑफ द इक्विपमेंट इंक्लूड सीरियल नंबर, यानी कि उस औजार का सीरियल नंबर क्या है, एंड कॉस्ट, और उसकी कॉस्ट क्या है। द ऑर्गेनाइजेशन विशेज़ टू रिकॉर्ड असाइन डेट, तो ये ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हम एक असाइनिंग डेट का रिकॉर्ड भी रखें, यानी कि जब कोई इक्विपमेंट असाइन किया जाता है किसी को या प्रोजेक्ट असाइन किया जाता है तो उसकी असाइनिंग डेट भी हम रखना चाहते हैं, तो असाइनिंग डेट इसके साथ ये अटैच हो जाएगी। द डेट व्हेन द इक्विपमेंट आइटम वाज असाइन टू द पर्टिकुलर कमिस्ट वर्किंग ऑन द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, तो जब कोई इक्विपमेंट असाइन किया गया है तो उसके लिए असाइनिंग डेट भी वो रिकॉर्ड रखना चाहते हैं कि कब वो असाइन किया गया था। तो इस तरह आप इसकी डायग्राम देख सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी तरह ड्रा ईयर मॉडल फॉर द फॉलोइंग सिनेरियो, ए कॉलेज कोर्स में हैव वन और मोर शेड्यूल सेक्शन और मे नॉट हैव ए शेड्यूल सेक्शन, यानी कि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ऑप्शनल का। तो इसको हम इस तरह देख सकते हैं कि वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और ऑप्शनल भी हो सकते हैं। सेम इसी तरह एट्रीब्यूट्स ऑफ द कोर्स इंक्लूड कोर्स आईडी, कोर्स नेम एंड यूनिट्स, तो कोर्स के अंदर क्या आएगा, कोर्स आईडी, कोर्स नेम और कोर्स के यूनिट्स आएंगे। और एट्रीब्यूट ऑफ द सेक्शन इंक्लूड सेक्शन नंबर एंड सेमेस्टर आईडी, यानी कि जो सेक्शन के अंदर उसके एट्रीब्यूट्स हैं वो दो हैं, एक है सेक्शन नंबर और दूसरा है सेमेस्टर आईडी। तो ये आप देख सकते हैं ये सेक्शन है और उसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स हैं, सेक्शन नंबर और सेमेस्टर आईडी। सेमेस्टर आईडी इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स, इस तरह सेमेस्टर आईडी आगे फिर दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, सेमेस्टर एंड ईयर, कि कौन सा सेमेस्टर था और किस ईयर का था। तो ये आप देख सकते हैं सेमेस्टर के आगे उसके दो टाइप हैं, सेमेस्टर और ईयर। सेमेस्टर आईडी के आगे तो फिर दो टाइप्स हैं। सेक्शन नंबर इज एन इंटीजर सच एज 1 or 2 that distinguishes one section from the other in the same course but does not uniquely identify a section। इसी तरह एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर है एक हॉस्पिटल है जो हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर्ड फिजिशियन, यानी कि डॉक्टर या मोलॉजिस्ट एक हॉस्पिटल के अंदर बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। एट्रीब्यूट ऑफ द फिजिशियन इंक्लूड फिजिशियन आईडी, ये आइडेंटिफायर के तौर पर है। जिस तरह आप देख सकते हैं एक फिजिशियन है और एक पेशेंट का आपस में रिलेशनशिप है, और फिजिशियन जो है उसकी एट्रीब्यूट जो हैं वो फिजिशियन आईडी है और उसकी स्पेशलिटी है। फिजिशियन आईडी जो है एज ए आइडेंटिफायर के तौर पर है, उसके नीचे हमने लाइन लगा दी है। एंड स्पेशली पेशेंट और एडमिट टू द हॉस्पिटल बाय फिजिशियंस, यानी कि जो डॉक्टर हैं उनकी तरफ से हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट को एडमिट किया जाता है, यानी कि अगर वो कहेंगे तो फिर ही एडमिट किया जाएगा। तो एट्रीब्यूट्स ऑफ द पेशेंट, मरीज़ के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, इंक्लूड पेशेंट आईडी, उसकी एक आईडी होगी जो कि आइडेंटिफायर के तौर पर बयान की गई है, एंड पेशेंट नेम और उसका नेम होगा। एनी एडमिटेड मस्ट हैव एग्जैक्टली 1 एडमिटेड पेशेंट्स, कोई भी अगर पेशेंट एडमिट हुआ है तो ज़रूरी है कि उसको कोई ना कोई एडमिट करने वाला फिजिशियन यानी कि मोलॉजिस्ट या डॉक्टर अवेलेबल हो, यानी कि एडमिट का रिलेशनशिप उसके साथ बनेगा 1 का, कि कम से कम पेशेंट को जिसने एडमिट किया है वो एक मौजूद ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जहाँ जितने भी एडमिट होंगे यहाँ मरीज़ वो किसी न किसी डॉक्टर के रेफरेंस से या कोई डॉक्टर एडमिट करेगा तो ही तब वो एडमिट होंगे। तो इसका आप रिलेशनशिप दे सकते हैं, पेशेंट एडमिट्स 1, यानी कि 1 to 1 फिजिशियंस, यानी कि जो पेशेंट्स एडमिट हुआ है, यानी कि जो पेशेंट एडमिट हुआ है वो कम से कम एक फिजिशियन ज़रूर होगा उसके लिए। फिजिशियन में एडमिट एनी नंबर ऑफ द पेशेंट्स, तो जो पेशेंट्स एडमिट होते हैं उनको फिजिशियंस यानी कि मोलॉज वो हैं, उनको फिजिशियंस एडमिट करते हैं, तो वो उनकी मर्ज़ी है कि वो मैनी भी एडमिट कर सकते हैं और हो सकता है वो ना भी करें।
ون ایڈمیٹڈ اے گیون پیشنٹ مسٹ بی ٹریٹڈ بائی ایٹ لیسٹ ون فزیشین. جو بھی ایڈمٹ ہوا ہے پیشنٹ اس کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم ایک فزیشین سے ضرور ٹریٹمنٹ اس کی ہو, یعنی کہ کسی نہ کسی ایک ڈاکٹر سے اس کی ٹریٹمنٹ ضرور جاری ہونی چاہیے. اے پرٹیکولر فزیشین may treat any number of the patients یا may not treat any patients. تو کوئی اگر فزیشین ہے تو اس کے لیے ہے کہ وہ مینی نمبر آف پیشنٹس کو ٹریٹ کر سکتا ہے یا وہ کسی بھی پیشنٹ کو ٹریٹ نہ کرے, یہ اس کے لیے آپشن ہے. وین ایور اے پیشنٹ از ٹریٹڈ بائی فزیشین دی ہاسپٹل ریکارڈ دی ڈیٹیلز آف دی ٹریٹمنٹ. تو جب کوئی ایک پیشنٹ کسی فزیشین یا معالج سے ٹریٹ کرواتا ہے تو اس کا پورا ریکارڈ ہاسپٹل کے پاس ہونا چاہیے ٹریٹمنٹ کا. اس کا آپس میں کیا بنے گا کہ جب پیشنٹ ٹریٹ کرواتا ہے تو اس کے اوپر ایک ریکارڈ بنے گا, یعنی کہ ٹریٹمنٹ ڈیٹیل. کمپوننٹس آف ٹریٹمنٹ ڈیٹیل انکلیوڈ ڈیٹ, ٹائم اینڈ رزلٹ. تو ٹریٹمنٹ ڈیٹیل کے آگے پھر اس کے ایٹریبیوٹس ہیں, ڈیٹ ہوگی, ٹائم ہوگا اور اس کا رزلٹ ہوگا. تو اس طرح آپ ان کو رجسٹر کے اوپر حل کرنے کی کوشش کریں, ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. جتنی دفعہ آپ کریں گے اتنی دفعہ آپ کو لیے آسانی ہوگی. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ. اگر کوئی کویشچن ہے کمپیوٹر سائنس کے متعلق وہ پوچھے. چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنی کلاس والوں کے ساتھ شیئر کریں.